अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हिस्ट्री का 8 चैप्टर चल रहा है, जिसका पार्ट 4 पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें है सेकंड वर्ल्ड वॉर और इंडिया, जिसमें दूसरी जो जंग थी और इंडिया, ये दोनों का एक दूसरे के साथ किस तरीके से ये जंग हुई और इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए या इनके क्या क्या आपको उस इम्पैक्ट हुआ, ये सब देखेंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें दूसरी जंग अजीम है और उसके साथ हिंदुस्तान भी आएगा। 1939 से लेके 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसमें ये वॉर के टाइम में भारत ने उत्तर अफ्रीका, इजिप्ट, इराक, ईरान, फिर ग्रीस है, म्यांमार और मलाया, ये जो लोग हैं, ये जो पूरे स्टेट है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद मलाया, इंडोनेशिया और चीन, इसका जो है कंस्ट्रक्शन हुआ या रिहैबिटाइलेशन हुआ। रिहैबिटाइलेशन मतलब वर्ल्ड वॉर होने के बाद जहाँ पे पूरा स्टेट या पूरा देश पूरा बिखर जाता है, तो उसको डबल से डेवलप करना पड़ता है, तो रिहैबिलाइजेशन उसको बोला जाता है, जिसमें किसका किसका हुआ, मलाया, इंडोनेशिया और चीन का हुआ था। उसमें भी जो हिंदुस्तानी सैनिक जो थे, इन्होंने बहुत सारा पार्टिसिपेशन दिया था। उसके बाद भारतीय वायुसेना जो है, इंडियन नेवी जो थी, इंडियन एयरफोर्स ने भी उनको बहुत ज़्यादा उनको हेल्प की उनके वॉर में। इंडियन नेवी में आसाम और ब्रह्मदेश की जो एयरफोर्स था, इन्होंने काम किया। फिर भारतीय नौसेना जो थी, समंदर के रास्ते से जो नेवी थी, वो अरेबियन सी से और बंगाल की तरफ से भी ये इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन बताया। और ये जो वॉर हुआ, उसमें इंग्लैंड जो भी जीत गया था या इंग्लैंड को जो भी हासिल हुआ था, उसमें भारत का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ऐसा दिखाई देता है। फिर भारत का ये जो वॉर था, इससे कुछ भी रिलेशन नहीं होते हुए भी भारत उसमें कहीं ना कहीं से खींचे गया था। और भारत जो था, उन्होंने भारत की ज़मीन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था यूरोप ने, और वो अपनी मिल्कियत या अपना माल की हक़ इस पे समझते थे। और उन्होंने ब्रिटेन जो है, वो इसी नज़रिए से देखता था भारत को कि ये अपनी ही ज़मीन है, और यहीं से वो सब चीज़ें करते थे। उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, वो भारत से उनको मिलती थी, और भारत पे अपना मिल्कियत वो देखते थे, उसी नज़रिए से उसको देखा जाता था। उसके बाद जो वॉर के लिए रिलेटेड जो चीज़ें थी, वो भी भारत की तरफ से उनको मिली। जो सप्लाई होता था, डायनामाइट्स है, टैंक है, मटेरियल रिक्वायर्ड जो होता था, वो शिप रिपेयरिंग है, स्टील पाइप्स है, स्टील बार या अदर मटेरियल जो भी लगता था उनका, जैसे कि रेलवे के ट्रैक्स है, ट्रेन के बोगीज़ है, लकड़ी है, टेलीग्राफ के पोस्ट है, या जो भी चीज़ें इनसे युद्ध से रिलेटेड या वॉर से रिलेटेड होता था, उसमें शिप्स भी आते थे। फिर खाने पीने का सामान है, फिर इनके कपड़े है, इनका जो टेंट बनते थे उसका कपड़ा, या उनकी दवाई, या उनके जो भी वेपन्स है, या उसके लिए रिलेटेड जो भी मेडिसिन है, वो सब चीज़ें इंडिया की तरफ से उनको जाती थी। और ये सब चीज़ें इन्होंने अपने बहुत सारे इसके जो कारखाने थे, वो भारत में बना के रखे थे ब्रिटिशों ने भारत का उपयोग सिर्फ इसीलिए और अपना फ़ायदा उठाने के लिए ही यूज़ किया था। तो इस तरीके से भारत तो कुछ नहीं चाहते हुए भी, उनका इंटरफेरेंस नहीं होते भी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ होते गया था, ये हमको दिखाई देता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट भारत के ऊपर कैसा हुआ, इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया के ऊपर। ये जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसमें इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी मैन पावर की, और पैसों की भी ज़रूरत पड़ रही थी। कहीं ना कहीं ये सरकार ने भारत में भी सोल्जर की भर्ती रखी, इसमें उन्होंने रिक्रूटमेंट रखे कि आर्मी में पोस्टिंग के लिए,
और इन्फोर्स होने के लिए इंडियन आर्मी में आने के लिए लोगों को बताया, और उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉइट भी किया और उनके ज़बरदस्ती भी की। इसके साथ साथ ये सब चीज़ों के साथ साथ इनके बिजनेस में और इनके इंडस्ट्रियल सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टैक्स भी बढ़ चुका था। और ये वॉर होने की वजह से जो ज़रूरत की जो चीज़ें थी, डेली यूज़ की जो चीज़ें लग रही थी, वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही थी। और इस वजह से जो इंडिया जो है इंडस्ट्रियल तरीके से या इंडस्ट्री से देखो तो बेकारी भी आ गई थी और मंदी भी आ गई थी। और कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश जो है ये इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और फिर जो लेबर थे या फार्मर्स थे और जो मिडिल क्लास लोग थे, इन लोगों ने इससे परेशान होकर ब्रिटिशों के ख़िलाफ़ एक अपना मूवमेंट करना शुरू किया था। और ये चीज़ें मूवमेंट अभी इनके अगेंस्ट में नेशनल मूवमेंट, ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट में नेशनल मूवमेंट शुरू होना अभी स्टार्ट हो गया था। अब जैसे ये सब मूवमेंट्स लोगों की मूवमेंट्स की शुरुआत हो चुकी थी, उतने में ही सितंबर 1939 में इमरजेंसी ऑफ सेकंड वॉर शुरू हुआ, जो अचानक से शुरू हुआ। इंग्लैंड फ्रांस के विरोध में जर्मनी और इटली, ये दो थे, इन्होंने स्टार्टिंग की थी इसकी। जर्मनी के अपोज में इंग्लैंड उनको वो कर रहा था, पुकार रहा था कि आप हमसे लड़ो। उसमें भारत ही इंग्लैंड के बाजू से था। और उन्होंने उनको भी बोल दिया था, वो टाइम का जो वाइसराय लॉर्ड लिथगो जो था वो था, और उसने कहा था कि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इसमें शामिल होना है, ये इंडियंस को उसने कहा था। अब इनके वाइसराय का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उसके अगेंस्ट में इंडिया खड़ी हो गई। जर्मन और इटली में एक दूसरे के ऊपर हमला किया था। हुकूमशाही बहुत ज़्यादा थी, तो हुकूमशाही के अपोज में इंडिया काम कर रही थी। इन्होंने कहा था कि अगर इंग्लैंड के साथ आपका जो भी लड़ाई हो रही है, जर्मनी और इटली में जो भी लड़ाई हो रही है, तो हम आपका साथ नहीं देंगे और हमको तुरंत डिपेंडेंस मिलना चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए। ये उन्होंने इनका जो नेशनल कांग्रेस के प्रोटेस्ट में इन्होंने कह दिया था कि हमको एक हमारा स्वतंत्र भारत चाहिए, जहाँ पे हम अलग से रहेंगे। और जर्मनी के अपोज में अगर आप लोग लड़ रहे हो, अगर आपने हमको आपके इंग्लैंड से अलग नहीं किया, तो हम आपको आपके जो भी वॉर चल रहा है उसमें मदद नहीं करेंगे, ऐसा नेशनल कांग्रेस के लोगों का कहना था। उसके ऊपर भी जो वॉइसराय था ये चीज़ें मानने के लिए तैयार नहीं था। इंग्लैंड सरकार भी ये चीज़ें नहीं मान रही थी। उस टाइम में इंग्लैंड में जो भी युद्ध हुआ था या जो भी युद्ध होने वाला था या जो भी वॉर उन्होंने रखे थे, अरेंज करे हुए थे या जो भी हो रहे थे जर्मनी और इटली के बीच में, तो इसमें इन लोगों ने इनका फैसला सुना दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि आपने हमको उन्होंने उनको इंडिपेंडेंस के लिए उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो ये भी अड़के रह गए थे और उन्होंने उनके बीच में इंटरफेयर नहीं किया और हम इसमें नहीं आएंगे, ये इनको उन्होंने सख्ती से कह दिया था। इसी टाइम में भारत के पूर्व जो साइड जो थी, जापानीज़ आर्मी जो थी रीच ईस्टर्न बॉर्डर के तरफ, वहाँ पे जो आज़ाद हिंद सेना बनी, जिसके नेता सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने उनको हेल्प किया, जिसमें हज़ारों जो सैनिक थे, हज़ारों सोल्जर्स जो थे, भारतीय सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश के अपोज में तैयार हो गए। ये आज़ाद हिंद सेना सुभाष चंद्र बोस इन्होंने बनाई थी। तो ये आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। उनकी पॉलिसी में ये लोगों में था, ये जन आंदोलन था, लोगों ने मिलके एक साथ ये मूवमेंट किया था, जिसमें फ्रीडम के लिए बात हुई थी। और अंग्रेज़ जो है, इंग्लैंड जो है, ये अपना दुश्मन है और उनकी बातें हम नहीं मानेंगे। और आज़ाद हिंद सेना में इसके लिए जुटी हुई थी कि उनको आज़ादी चाहिए थी और उनको भारतीयों को इंग्लैंड से अलग होना था, तो ये इसके लिए आज़ाद हिंद सेना बनाई गई थी।
इसके बाद जाहिर सी बात थी कि 1945 में अगस्त के महीने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक गया था। इंग्लैंड दिख रहा था कि कहीं ना कहीं ये जीत गया है, लेकिन उसमें ये वॉर की वजह से इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। मैन पावर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका था, तकरीबन ख़त्म हो गया था। उनका एक पावर ख़त्म हो गया था। जहाँ पे मैन पावर ही नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी जो हाथ में जो पावर रहती है वो चली जाती है। भारतीय जनता और भारतीय सोल्जर जो थे तो उनके ऊपर भी ब्रिटिशों का एक जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो चुका था। इसी तरीके से ब्रिटिश जो राज्यकर्ता थे या सरकार थी, उन्होंने अपना एक डिसीजन ले लिया और उन्होंने इंग्लैंड जाने का फ़ैसला कर लिया और यहाँ से वो इंग्लैंड में चले गए। दूसरे ये दो महायुद्ध जो हुए, जंग अजीम जो दो हुई, उसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। कहीं ना कहीं इंडिया 10-20 साल 30 साल पीछे हट गया, ऐसा ही बोल सकते हैं हम। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम लोग फ़िलहाल की कोरोना के टाइम की वजह से सब जो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के वजह से भी बहुत सारे लोग मर गए। कुछ बीमारी से मर गए, वायरस से मर गए, कुछ परेशानियों से मर गए। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें जो होती है, और ये तो वॉर था जिसमें वेपन्स यूज़ किए गए, तो ऑब्वियसली जनता कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली थी। तो ये सब चीज़ें चली हो रही थी और कहीं ना कहीं इंडिया के हाथ में सब चीज़ें हार रही थी। और उसके बाद इंडिया के हाथ में ये चीज़ें आने के बाद वो कहीं ना कहीं स्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे। इसमें इन्होंने एक अपना लीग ऑफ नेशन शुरू किया, यूनाइटेड नेशनल जो है वो शुरू किया। उस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बनी थी, यूनाइटेड नेशन बनी थी। और इनका कंट्रीब्यूशन था कि एक ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो एक साथ मिलके भारत के लिए काम कर रहे और सब एक साथ मिलके भारत में इन लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो ग्रुप्स बने, उस वजह से भारत को और हिंदुस्तान को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और कहीं ना कहीं लोगों ने अपने इंडिया को डेवलप करने की कोशिश की। तो ये था हमारा लेसन नंबर 8। नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे डील कॉलोनाइजेशन और एशिया और अफ्रीका में कैसा हुआ। उसके बाद जो नीचे का कॉलम जो दिया है आपको फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो द्वारकानाथ कोटनीस का है वो आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, तो इसको आप पेंसिल से कट कर दीजिए। और नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, जो अपना 9th लेसन है। तो ये लेसन भी आपको अच्छे से इंशाल्लाह समझ में आया ही होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आपको कुछ चीज़ें पूछना है, बात करना है, आप पर्सनली फ़ोन करके या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हो। तो ये 12th के बच्चों के लिए लेक्चर है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चर अटेंड करो और एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दो, कि भी 8 लेसन अपने हो चुके। तो इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। अब यहीं पे अपना ये लेसन ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।